फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसआर आदर्श स्कूल के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। आज का हमारा अंग्रेजी का जो विषय है बेसिक ग्रामर का, वो है प्रेजेंट सेंटेंस। प्रेजेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप पर किसी कार्य को करने के लिए फोर्स होता है, आपके लिए उस कार्य को करने की अनिवार्यता होती है, दबाव होता है। जैसे कि मुझे सुबह रोज 7 बजे उठना पड़ता है, मुझे रोज विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे हमेशा घर का सामान लाना पड़ता है। ये आपके ऊपर क्या होता है? कंपल्सन होता है, अनिवार्य होती है, मस्ट होता है आपके लिए उस कार्य को करना। आज हम इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले वर्तमान में किसी कार्य को करने के लिए अगर आपके ऊपर बाध्यता है, उस प्रकार के सेंटेंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने आ जाता है, मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। ये वाक्य आपको हिंदी में आपने लिखा, हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन आपको जब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने का नंबर आएगा तो आई थिंक आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद आप जब ये वाक्य समझेंगे, अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेंगे, तो आई प्रॉमिस आपको आगे से इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं इस वाक्य को अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। इस प्रकार के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको हैव टू और हैज टू प्रेजेंट में आपको ये वाक्य प्रेजेंट का उठना पड़ता है। हिंदी वाक्य के अंत में जब ता है, ती है और ते है आता है, तो वाक्य के पीछे ता वो प्रेजेंट टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस में आपको हैव टू और हैज टू का प्रयोग करना पड़ेगा इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। सूत्र इसका जो होगा ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का अर्थ हुआ बाकी का जो पीछे वाला जो वाक्य बचा है। अब जैसे इसकी सेंटेंस है, मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट है मुझे, मतलब आई। अब सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे आई, उसके बाद में आई के साथ में हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूं। मैं आई, वी, यू और दे, इनके साथ में प्रयोग होगा हैव। सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ में प्रयोग होगा हैज। अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई। अब आई के साथ में हमको प्रयोग क्या करना पड़ेगा? इस लाइन के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से हैव, तो आई के साथ में हैव और उसके प्लस में करना पड़ेगा आपको टू। अब पीछे इस वाक्य का प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़कर अन्य जो चीज बचती है वो प्रेडिकेट कहलाती है, जिसमें क्रिया, ऑब्जेक्ट और अन्य। उठना पड़ता है, अभी क्रिया हो गई तो सब्जेक्ट के बाद हमको लिखनी क्रिया, तो आई हैव टू गेट अप। गेट अप का मतलब होता है बिस्तर से उठना जल्दी से। अब मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, वाक्य में समय अभी या तो वाक्य की प्रारंभ में लिखना है या फिर लास्ट में, तो आई हैव टू गेट अप 5 o'clock, 5 बजे। तो आपको यहां लिखना है 5 o'clock। इस तरह से ये सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक उदाहरण आपको और देता हूं मैं, आप इसको नोट कर लेना और इसके 2-3 वाक्य अपने खुद की कॉपी में, नोटबुक में बनाना। और जहां तक हो सके आप वीडियो को देखते समय नोटबुक अपने साथ में लेके बैठे, ताकि कोई चीज आपको अगर नोट करनी हो तो वीडियो को पॉज करके आप फिर उस चीज को नोट करके दोबारा इस वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं इसके बारे में और दे देता हूं इसके आधारित। इसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल आपके सामने ये है कि
हमें रोजाना विद्यालय जाना पड़ता है। या जाना होता है। अब इस वाक्य को आप अपनी कॉपी में ट्राई करें मेरे साथ साथ बढ़ाने की। अब हमें वी के साथ में अभी यहां पे सूत्र लिखा होता है, वी के साथ में भी हैव का ही प्रयोग होगा। वी हैव, उसके बाद में टू का प्रयोग, और टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। आपको बता रखा है पहले कई बार कि टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की प्रथम अवस्था की प्रयोग होता है। अब यहां पर जाना वाक्य की क्रिया है, आई हैव टू गो टू। ये गो जो है उसके बाद में एक और टू का प्रयोग हो रहा है। ये जो टू है ना, जब किसी व्यक्ति जब कोई किसी स्थान को जाता है या किसी एक स्थान के नजदीक जाता है तो वहां पे प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग होता है। अब वी हैव टू गो टू स्कूल रोजाना मीन्स डेली। आपको विद्यालय डेली जाना पड़ता है, न कि हमेशा जाना पड़ता है। इस वाक्य को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके 4 एग्जाम्पल आप अपने घर पे बनाना। अगर कोई समस्या हो तो आप ग्रुप के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स ऑल। ये टॉपिक प्रेजेंट टेंस का यहां खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में अगर ये वाक्य हो तो उनका निर्माण कैसे किया जाता है। प्रेजेंट के बाद में हम अध्ययन करेंगे अगला, वो करेंगे हम अगर कोई घटना भूतकाल की है तो उसका बारे में अध्ययन करेंगे हम। जैसे कि कल मुझे 9 बजे उठना पड़ा या 9 बजे मुझे खाना खाना पड़ा, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये सब जो वाक्य है वो अनिवार्यता सिद्ध करते हैं, अनिवार्यता प्रकट करते हैं कि आपका वो कार्य करना जरूरी है आपके लिए। अब जैसे एक सेंटेंस आ गया कि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब ये टेंस कल भूतकाल का हो गया। अब भूतकाल के वाक्य को जब हम प्रेशर वाले वाक्य को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू। क्योंकि हैज और हैव इनकी जो पास्ट फॉर्म है वो होती है हैड। डू यू अंडरस्टैंड? अब आगे आई हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू और फिर उसके वापस प्रेडिकेट्स। अब इस वाक्य को हम अंग्रेजी के इस हिंदी के वाक्य को इस सूत्र की सहायता से हम इसको आपके समक्ष हल करेंगे। अब कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ये समय आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, जैसे यस्टरडे सब्जेक्ट आई, जाना पड़ा हैड टू गो टू डॉक्टर दैट्स ऑल। ये आपके वाक्य पूरा हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हम और देखते हैं। पास्ट का सेंटेंस है, जैसे पास्ट का सेंटेंस है कि पिछले महीने हमें विद्यालय नहीं जाना पड़ा। आप सभी को नहीं जाना पड़ा। अब देखिए इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट मंथ वी हमें एसेंशियली हैड नॉट। अब देखिए जब हैज टू या हैव टू या फिर हैड टू ये कहीं भी आएंगे ना
एक बात का ध्यान रखना कि नॉट जब आएगा ना तो ये वाक्य जो है वो इससे हट जाएगा, टू इससे हट जाएगा और हैज के बाद में नॉट आ जाएगा, क्योंकि नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। तो लास्ट मंथ वी नॉट टू गो टू स्कूल, ये वाक्य है आपके नेगेटिव। लास्ट मंथ वी हैड नॉट टू गो टू स्कूल। दैट्स ऑल। इस प्रकार से आप भूतकाल के वाक्य को भी प्रेशराइज वाक्य, अनिवार्यता वाले वाक्य के रूप में इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। आप अपने आम बोलचाल की भाषा में भी इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कल मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा, या फिर कल मुझे तुम्हारे घर रोजाना आना पड़ता। इस प्रकार के वाक्य जब आप किसी से बात करते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, तो आप कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के वाक्य को आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है और अच्छी, इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपके अंग्रेजी स्पोकन में भी सुधार होगा। थैंक्स। आगे हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर वाले वाक्यों का। पहला प्रेजेंट का हो गया, दूसरे पास्ट भूतकाल का हो गया। अब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में होते हैं निर्धारित, जैसे कल मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, मतलब हमारे जाने की जो क्रिया है वो फ्यूचर में होगी। और फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं उनको प्रेशराइज वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। अब इसका पहले सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि उसे कल जयपुर जाना पड़ेगा या जाना होगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसी प्रकार से होगा। उसे कल जयपुर जाना पड़ेगा, कल आने वाला टेंस, गाएगी, ताकेगी प्रेजेंट टेंस, ताकेगी पास्ट टेंस, और गाएगी जो हो जाएगा वो फ्यूचर टेंस। अभी फ्यूचर का वाक्य है कि उसे कल जयपुर जाना पड़ेगा। अब इस वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव टू प्लस प्रेडिकेट, या फिर आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट या सेंस वाक्य के पीछे जो बन जाता है। बाकी यहाँ पे प्रेडिकेट ही लिखा जाएगा, सही शब्द जो है वो प्रेडिकेट ही होगा। तो हम इसको वाक्य को इस सूत्र के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। अब उसे कल जयपुर जाना पड़ेगा, उसे मतलब आप यहाँ पर सी और ही दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको दूसरा ये स्टेप आ जाता है कि आप इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे या शैल का प्रयोग करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि फ्यूचर टेंस में, टेंस वाले वाक्यों में आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और अन्य सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। अब हमारे पास में अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो ही उसके साथ शैल का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये इन दोनों में से कोई नहीं है और इसके अलावा ही कोई तीसरा है तो निश्चित रूप से आपको उस स्थान पर विल का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो है ही और सी, ना तो इसमें आई है और ना ही वी है, तो इसके साथ में शैल का प्रयोग तो कतई नहीं होगा, इसके साथ में प्रयोग होगा विल का। ही विल या सी विल, फिर उसके बाद में हैव टू। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ही और सी के साथ में तो हमेशा हैज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हैव क्यों लिखा गया है? यहाँ पर हैव टेंस को साबित करने के लिए, इस प्रेशर को साबित करने के लिए, प्रेशर को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए ही लगाया गया है। बाकी क्रिया के रूप में तो विल का ही और शैल का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि विल और शैल के साथ में जब कभी भी प्रयोग होता है तो वो हैव का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हैज का नहीं होता है। तो ही या सी विल हैव टू। अब उसके बाद में अब बचा क्या है? उसे कल जयपुर जाना होगा। अब बचा है हमारे पास में ये कल जयपुर जाना, तो he will have to, फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहाँ जाएंगे? जयपुर, जयपुर। उसके बाद में बाकी का टाइम, क्या टाइम है?
टुमारो। आप इसको वाक्य की शुरू में भी लिख सकते हैं और इसको अंत में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।